दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस रोमांचक जंगल सफर में। आज हम लेकर आए हैं शिकार की दुनिया के महान लेखक और शिकारी केनेथ एंडरसन जी की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसका नाम है देवरायन दुर्गा का सन्यासी बाघ, जो उन्हीं की लिखी किताब 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग से ली गई है। यह कहानी है एक ऐसे बाघ की जो आदमखोर नहीं था, लेकिन उसका गुस्सा, उसका स्वभाव इतना खतरनाक था कि उसने लोगों के दिलों में ही नहीं, पूरे इलाके में खौफ फैला दिया। देवरायन दुर्गा की सूनी पहाड़ियां, चारों तरफ इंतजार करती झाड़ियां, और अचानक कहीं से उभर आता वह सन्यासी बाघ। आखिर यह बाघ इतना अलग क्यों था? क्यों यह इंसानों से नफरत करता था? और कैसे केनेथ एंडरसन ने इस रहस्यमयी बाघ की तलाश शुरू की? यह सब आप जानेंगे आज के इस रोमांचक एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको जंगल, शिकार और सच्ची घटनाओं की कहानियां पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रोमांच पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप यहां नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि केनेथ एंडरसन और जिम कॉर्बेट जैसी और भी खतरनाक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसे सन्यासी कहा जाता था क्योंकि उसकी आदतें काफी हद तक उनसे मिलती जुलती थी, फिर चाहे वह उसके रहने की जगह हो या उसकी अजीब आदतें। वह एक असाधारण बाघ था। हालांकि वह आदमखोर नहीं था और ना ही उसने कभी इंसान का मांस खाया था, फिर भी उसका स्वभाव बेहद क्रूर और मानव जाति के प्रति घोर शत्रुतापूर्ण था। उसने 5 दिनों के भीतर 3 लोगों, 2 पुरुषों और एक महिला को मार डाला, और वह भी क्षणिक आवेश और आक्रामकता के कारण। इसके अलावा उसकी आदतें बाघों से अलग थीं, क्योंकि वह बकरियों और गांव के कुत्तों को खाता था, जो बाघ शायद ही कभी करते हैं, खासकर कुत्ते। और फिर वह अचानक देवरायन दुर्गा पहाड़ी की झाड़ियों में प्रकट हुआ, जो तुमकुर शहर से 6 मील और बेंगलोर शहर से 50 मील की दूरी पर स्थित है। देवरायन दुर्गा में कई दशकों से कोई बाघ नहीं था। वहां केवल कुछ जंगली सूअर और मोर ही पाए जाते थे। उस क्षेत्र में कोई घना जंगल नहीं था, बल्कि लैंटाना और वेटे बिट कंटीली झाड़ियों से ढका हुआ था। इसके अलावा पहाड़ी की चोटी बहुत पथरीली थी और उस पर कुछ छोटे छोटे पेड़ थे। गुफाएं, इनमें कभी कभार कोई छोटा पैंथर अपना डेरा जमा लेता था और पहले रहने वाले को, जो आमतौर पर शाही होता था, खाकर भगा देता था। लेकिन ये गुफाएं बाघ जैसे बड़े जानवर के लिए पर्याप्त आश्रय तो दूर, छिपने की जगह भी नहीं देती थी। पूरा इलाका समतल, खेती वाले खेतों के बीच झाड़ियों का एक छोटा सा द्वीप मात्र था, जिसे कोई भी सामान्य बाघ, दिन हो या रात, पार करने का जोखिम नहीं उठाता था। लेकिन ठीक यही वह काम था जो सन्यासी ने किया, क्योंकि उसे इन खेतों को पार करना पड़ा होगा, ताकि वह देवरायन दुर्गा पहाड़ी द्वारा प्रदान किए गए संदिग्ध और सीमित आश्रय तक पहुंच सके। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि कोई बाघ प्रकट हुआ है। आसपास बिखरे हुए कुछ गांवों में बकरियों और कुत्तों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या में कमी आने लगी। इसका कारण एक तेंदुआ माना गया, जब तक कि एक सुबह इन्हीं गांवों में से एक के पास एक जोते हुए खेत में बाघ के पद चिन्ह नहीं मिले। अगले 2 दिनों के भीतर एक बड़ी गाय मारी गई, जिसे रात भर गांव के अब तक सुरक्षित बाहरी इलाके में चरने के लिए छोड़ा गया था। इस गाय की मालकिन, एक बूढ़ी औरत, अपने जानवर से बहुत लगाव रखती थी, और जब अगली सुबह उसे पता चला कि गाय मारी गई है, तो वह घटनास्थल पर गई, जो एक 1/4 मील दूर था। वह अपनी मरी हुई गाय के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, मानो ईश्वर को अपने गहरे दुख और अपनी प्यारी गाय की मृत्यु से हुए गहरे नुकसान का साक्षी बना रही हो। परिवार के अन्य सदस्य भी उस बूढ़ी औरत के साथ घटनास्थल पर गए थे और कुछ देर चुपचाप बैठकर उसके रोने और विलाप करने की आवाज सुनते रहे। लेकिन जल्द ही वे इससे ऊब गए। इसके अलावा उनके पास करने के लिए और भी काम थे, और एक एक करके वे गांव लौट गए, बूढ़ी औरत को उसकी मरी हुई गाय के पास अकेला छोड़ दिया, जो अभी भी पूरे जोश से रो रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे और तेज धूप उस दृश्य पर पड़ रही थी।
कोई भी साधारण बाघ इतनी तेज धूप और गर्मी में और इतनी शोर गुल भरी जगह पर अपने शिकार के पास वापस नहीं लौटता। लेकिन यह सन्यासी एक साधारण बाघ नहीं था। यह बाघ वापस लौटा और उसने शिकार के पास बैठी बूढ़ी औरत को देखा जो झूल रही थी। उसके एक पंजे के हल्के से वार से वह चीखते हुए इधर उधर उछलने लगी। जानवर ने समझा कि यह शोर असहनीय है और इसे रोकना ही होगा, इसलिए वह बूढ़ी औरत पर झपटा और पल भर में उसकी जान ले ली। फिर वह गाय को कुछ गज दूर घसीट कर ले गया और उसे खा गया। बूढ़ी औरत का शरीर अछूता रहा और बाघ मानो उसके अस्तित्व को भूल गया। जब वह शाम 4 बजे तक नहीं लौटी तो उसके परिवार ने यह अनुमान लगाते हुए कि वह रोते रोते थक गई होगी और सो गई होगी, उसे घर ले जाने के लिए उस स्थान पर आए। लेकिन उन्हें यह देखकर गहरा आश्चर्य और भय हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई थी, जबकि बाघ ने मृत गाय को भरपेट खा लिया था और झाड़ियों में वापस चला गया था। गांव की ओर हड़बड़ी में भागते हुए उन्होंने दुखद खबर फैलाई। जल्द ही मुखिया एक बंदूक से लैस और अपने साथ लगभग 2 दर्जन बहादुर योद्धाओं को लेकर, जो तरह तरह के हथियार लिए हुए थे, मौके पर पहुंचा। उन्होंने बाघ के पद चिन्हों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि जानवर पास ही घनी झाड़ियों में घुस गया था। झाड़ियों में घुसने से डरते हुए वे जोर जोर से चिल्लाने और पत्थर फेंकने लगे और मुखिया ने हवा में 2 गोलियां चलाई। कुछ नहीं हुआ और वे शव को गांव ले जाने के लिए वापस मुड़ गए। तभी बाघ अचानक बाहर निकला और दल के आखिरी आदमी दुर्भाग्यपूर्ण मुखिया पर झपटा, जो संयोग से समूह का एकमात्र सदस्य था जिसके पास बंदूक थी। वह बाल बाल बच गया। जो कुछ हुआ था उससे अवगत होकर दल तितर बितर हो गया और गांव की ओर भाग गया। अगली सुबह देर से ही वे भारी संख्या में वापस लौटे और दोनों शवों को बरामद किया जो रात भर अछूते रहे थे। हालांकि बाघ ने गाय को खा लिया था। अगले 2 दिनों तक चारों ओर दहशत का माहौल छाया रहा। तीसरी सुबह एक यात्री तुमकुर से 2 गधों पर लदे सामान को लेकर गांव की ओर बढ़ा। गांव से 1 मील आगे सड़क पर बाघ ने आगे वाले गधे पर झपट्टा मारा, जो हमलावर के नीचे गिर पड़ा। दूसरा गधा वहीं खड़ा रहा, जबकि यात्री दहशत से चीखता हुआ उसी रास्ते पर भागा जहां से वह आया था। उसकी इस हरकत से वह असाधारण बाघ भड़क उठा, क्योंकि उसने उसका पीछा किया और उसे मार डाला। फिर वह बाघ मरे हुए गधे के पास लौट आया, जिसे वह उठाकर ले गया और खा गया। आदमी का पीछा करते समय और वापस लौटते समय वह दूसरे गधे के पास से गुजरा, जिसे उसने छुआ तक नहीं। आदमी का शरीर बिना खाए पड़ा रहा। बेंगलोर के इतने करीब घटी इन घटनाओं को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा गया और अगली सुबह एंडरसन जी कार से देवरायन दुर्गा के लिए रवाना हुए और 2 घंटे से कुछ अधिक समय में घटनास्थल पर पहुंच गए। भयभीत ग्रामीणों से पूछताछ करने पर एंडरसन जी ने वही कहानी सुनी जो उन्होंने पहले सुनी थी। मौसम शुष्क था और सड़कें धूल भरी, जिस कारण अब तक सभी पदचिह्न गायब हो चुके थे। कुछ समय के लिए उन्हें यह मानने में संदेह हुआ कि हमलावर बाघ ही था। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और अजीब तरह से आक्रामक पैंथर हो सकता है। हालांकि मुखिया के साथ आए और उसके हमले तथा मृत्यु के प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने एंडरसन जी को आश्वस्त किया कि यह वास्तव में बाघ ही था। फिर भी ग्रामीणों की बातें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती थी और इसलिए एंडरसन जी अभी भी संदेह में थे। दोपहर के भोजन के बाद एंडरसन जी ने एक स्पष्ट रूप से घबराए हुए गाइड के साथ आसपास के क्षेत्र की छानबीन शुरू की। उन्होंने गुफाओं में खोजबीन की, सन्यासी बाघ की तलाश में खुद को पूरी तरह थका दिया, लेकिन न तो कोई सुराग मिला, न ही पदचिह्न। शाम 4 बजे एंडरसन जी गांव लौटे और बड़ी मुश्किल से एक अधेड़ बैल को चारे के रूप में जुटा पाए, क्योंकि इस इलाके में भैंसें उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने बैल को गांव से लगभग 3/4 मील दूर उस जगह पर बांधा जहां सड़क एक पथरीले और कंटीले नाले से मिलती थी। अब लगभग 6 बज चुके थे और मचान लगाने का समय नहीं था, इसलिए एंडरसन जी ने 6 मील दूर तुमकुर स्थित यात्रियों के बंगले में रात बिताने और अगली सुबह लौटने का फैसला किया,
ये उम्मीद करते हुए कि तब तक बाघ चारे को मार चुका होगा। सुबह 5 बजे उठकर एंडरसन जी ने लगभग आधे घंटे में उस जगह पहुंचना सुनिश्चित किया जहां उन्होंने चारा बांधा था। उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। गाड़ी को सड़क पर आधा मील आगे रोककर उन्होंने सावधानी से आसपास का निरीक्षण किया ताकि शिकार को डर न लगे। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि चारा गायब था। करीब से देखने पर पता चला कि जानवर को मार डाला गया था और रस्सी काट दी गई थी। जाहिर तौर पर किसी शिकारी ने जानबूझकर और जोर से खींचा था। पदचिह्न स्पष्ट थे। इससे साबित हुआ कि हत्यारा बाघिन थी, न कि बाघ। निशान ये भी दर्शा रहे थे कि ये एक वयस्क और शक्तिशाली जानवर था। एंडरसन जी ने अजीब स्वभाव और अचानक हमले की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी से निशान का पीछा किया। हर कदम पर चारों ओर नजर रखते हुए उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर में पीछे भी देखा। इस धीमी प्रगति के बावजूद 150 गज की दूरी पर उनका मरा हुआ चारा मिल गया। बाघिन वहां से चली गई थी। जांच में पता चला कि युवा बैल को बाघों के सामान्य तरीके से मारा गया था। उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। बाघिन ने उसे उठाकर उस स्थान पर ले गई जहां अब वह पड़ा था और वहां उसकी गर्दन की नस से खून चूसा गया था। शिकार की पूंछ शरीर से जुड़ने वाली जगह से काट दी गई और लगभग 10 फीट दूर छोड़ दी गई थी, जैसी अधिकांश बाघों और बड़े तेंदुओं की आदत होती है। पेट और आंतें भी बड़े करीने से लगभग 10 फीट की दूरी पर हटाई गई थी, लेकिन पूंछ की जगह के पास नहीं। फिर बाघिन ने पिछली हिस्से से अपना भोजन शुरू किया और लगभग आधा शिकार खा लिया। एंडरसन जी ने निष्कर्ष निकाला कि बाघिन उतनी विचित्र या सन की नहीं थी जितनी उसके बारे में बताया जा रहा था। वह केवल अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण खतरनाक प्रतीत होती थी। उसके लौटने की उम्मीद में एंडरसन जी लगभग 20 गज दूर उगे एक पतले पेड़ पर चढ़ गए, जो उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल था। लेकिन उनके विपरीत तेज निगाहों वाले गिद्धों ने अपनी उड़ान से क्षेत्र का निरीक्षण किया। वे सुबह 9:30 तक उड़ान भरते रहे, जबकि बाघिन प्रकट नहीं हुई। शिकार का आनंद ले रहे ये गिद्ध एंडरसन जी को आने वाले भोज की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाने में मदद कर रहे थे। शिकार को खाए जाने से बचाने के लिए एंडरसन जी को नीचे उतरना पड़ा और पास की झाड़ियों से शाखाओं का ढेर बनाकर उसे ढक दिया। फिर वे गाड़ी में बैठकर गांव की ओर चले, जहां उन्होंने 4 आदमियों की मदद ली और वापस पेड़ के पास आए। उन्होंने आदमियों को उनकी पोर्टेबल चारपाई मचान लगाने का निर्देश दिया, जिसे वे गाड़ी में लाए थे। दोपहर तक सब कुछ तैयार हो गया। एक आदमी ने सुझाव दिया कि चूंकि सन्यासी बाघिन को बकरियों से लगाव था, यदि एक जीवित बकरी बांध दी जाए तो बाघिन को आकर्षित किया जा सकेगा। बकरी की मिमियाहट उसे निश्चित रूप से खींच लाएगी, भले ही उसने आधा बैल छोड़ दिया हो। एंडरसन जी ने यह विचार सही माना और जल्द ही एक अधविकसित बकरी लेकर लौटे जो जोर जोर से मिमियाती थी। बिस्कुट और चाय के बाद एंडरसन जी मचान पर चढ़े और आदमियों को निर्देश दिया कि बकरी को तभी बांधें जब वे अपनी जगह पर बैठ जाएं। दोपहर करीब 2 बजे आदमियों ने विदा ली और बकरी ने शानदार ढंग से मिमियाना शुरू कर दिया। यह सिलसिला शाम करीब 5:45 तक चला। तभी एंडरसन जी को बाघिन की धीमी कराहने जैसी आवाज सुनाई दी, जो वह बीच बीच में निकाल रही थी। बकरी ने भी आवाज सुनी, मिमियाना बंद किया और आवाज की दिशा में मुंह किया। उसके चेहरे पर भयानक दहशत स्पष्ट थी। वह सिर से पैर तक कांप रही थी। दुर्भाग्यवश बाघिन एंडरसन जी के पीछे से आ रही थी। चारपाई मचान में मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन पेड़ का तना और झाड़ियों का झुंड बाधा बन रहे थे। आसपास उगने वाली घनी जंगली बेर की झाड़ियों ने उनकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध कर दी थी। जिस दिशा से बाघिन आ रही थी, जमीन नीचे की ओर ढलान वाली थी, और संभवतः यही कारण था कि उसने एंडरसन जी को तभी देखा जब वह अभी भी कुछ दूरी पर थी। या शायद ये उसकी असाधारण छठी इंद्री थी, जो एंडरसन जी ने कुछ मांसाहारी जानवरों में देखी थी, जिसने उसे सतर्क कर दिया। जो भी हो, बाघिन ने आसपास कुछ संदिग्ध महसूस किया और समझा कि खतरा पास ही है।
उसने भयानक गुर्राती हुई दहाड़ लगाई और हमला शुरू कर दिया। वह पूरे इलाके को घेर कर बार बार दहाड़ती रही। बेचारी बकरी डर के मारे लगभग मर ही गई और अंधेरा होते होते एंडरसन जी ने उसे आखिरी बार कांपते हुए देखा। बागिन ने रात को 9 बजे तक दहाड़ों से भयानक माहौल बना रखा, फिर आखिरी गुर्राहट के साथ चली गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सिवाय सुबह के शुरुआती घंटों में तापमान में अचानक गिरावट के, जब असहनीय ठंड पड़ गई। पेट पर एंडरसन जी के दांत किटकिटा रहे थे, जबकि उनके नीचे बकरी के दांत धीमी गति से लेकिन अधिक स्पष्ट रूप से किटकिटा रहे थे। कड़ाके की ठंड में बिना सोए रात बिताने के बाद सुबह होते होते वे दोनों थक चुके थे। पिछली रात लगातार मिमियाने और ठंड में ठिठुरने के कारण बकरी की आवाज इतनी बैठ गई थी कि मुंह खोलने पर भी कोई आवाज नहीं निकली। दोपहर के समय एंडरसन जी ने 2 घंटे बागिन को ढूंढने में बिताए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने एक और पेट चुना, इस बार पत्तों वाला और ऊपर से दिखाई न देने वाला। वहां मचान लगाया और शाम 4 बजे तक उस पर बैठे। उनके नीचे एक और बकरी बंधी हुई थी, लेकिन ये बकरी भी उतनी ही बेपरवाह और कठोर थी जितनी पिछली रात वाली बकरी संवेदनशील और घबराई हुई थी। वह शांति से जमीन पर लेट गई और न जाने क्या चबाने लगी, जो तब तक करती रही जब तक अंधेरा होने से नजरों से ओझल नहीं हो गई। इस बार एंडरसन जी ने खुद को और भी गम कपड़ों से ढक लिया था। आधी रात तक वह अपने कंबल में अच्छी तरह लिपटे हुए गहरी और स्वप्नहीन नींद में सोते रहे। भोर होते ही उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि वह सबसे शांत बकरी अभी भी कुछ चबा रही थी, मानो इस पूरी दुनिया में एक भी मांसाहारी जानवर मौजूद नहीं हो। दोपहर में एंडरसन जी ने फिर से बागिन की तलाश की, लेकिन वह फिर भी असफल रहे। दोपहर 3 बजे तक वह अपनी मचान पर बैठे रहे। इस बार उनके नीचे एक युवा बैल चारा के रूप में रखा गया था। शाम के 7 बज रहे थे और लगभग अंधेरा छा चुका था। तभी अचानक गांव से कुछ ग्रामीण जलती हुई लालटेन लेकर आए और एंडरसन जी को बताया कि बाघिन ने आधे घंटे पहले ही गांव से 1 फरलांग दूर, लेकिन विपरीत दिशा में स्थित एक छोटे तालाब के तटबंध के पास एक और गाय को मार डाला था और उस समय वह उसे खा रही थी। वहां रुकना समय की बर्बादी समझते हुए एंडरसन जी नीचे उतरे और अपने साथियों को निर्देश दिया कि वे चारा वहीं छोड़ दें। इस उम्मीद में कि शायद रात में बागिन उस दिशा से गुजरे, वह उनके पीछे गांव और तालाब की ओर तेजी से चल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने लालटेन बुझाने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने उनमें से केवल एक को मार्गदर्शक बनाकर तालाब की ओर बढ़ना शुरू किया। साथी ने फुसफुसाते हुए बताया कि गाय सड़क के बाईं ओर मारी गई थी, खाने के लिए मुश्किल से बची थी। सड़क के किनारे से 50 गज और गांव से मात्र 1 फरलांग की दूरी पर। अब चारों तरफ घना अंधेरा था और ग्रामीण एंडरसन जी के ठीक पीछे सड़क के बीचों बीच चल रहे थे। उन्होंने अपनी राइफल पर लगी टॉर्च चालू की और उसे बाईं ओर घुमाना शुरू किया। एक गुर्राहट और भौंकने की आवाज आई और फिर 2 बड़े लाल सफेद गोले उनकी ओर चमके, जो लगभग 200 गज दूर और थोड़ी ऊंचाई पर थे। एंडरसन जी आश्चर्य में थे। तभी एक ग्रामीण ने फुसफुसाया कि बागिन छोटे तालाब के बांध के ऊपर खड़ी थी। एंडरसन जी अपने रबर के जूतों में चुपचाप चल रहे थे और गांव वाला नंगे पैर उनके पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने जरा भी शोर नहीं किया। बागिन रोशनी की ओर देखती रही। एंडरसन जी सड़क पर 100 गज से अधिक आगे बढ़े, जब तक कि वह उस जगह पर नहीं पहुंच गए जहां तालाब का बांध सड़क से मिलता था। फिर वे बाईं ओर मुड़े और बांध के ऊपर की ओर हल्की चढ़ाई शुरू की। बागिन अब लगभग 100 गज दूर थी और गुर्राने लगी। एंडरसन जी रुक गए और राइफल कंधे पर उठाने ही वाले थे कि तभी बागिन का साहस टूट गया। वह 3-4 छलांगों में बांध के ऊपर से भाग गई, फिर तालाब के दूसरी ओर दाहिनी तरफ उतर गई और नजर से ओझल हो गई। एंडरसन जी और उनके साथी तटबंध के ऊपर नीचे चलते हुए टॉर्च की रोशनी झाड़ियों के घने जंगल में डालने लगे। वहां एक विशाल अकेला बरगद का पेड़ खड़ा था।
आश्चर्यजनक रूप से बागिन की चमकती हुई आंखें पेड़ की एक शाखा पर दिखाई दीं, जो जमीन से लगभग 15 फीट ऊपर थी। ये देखकर एंडरसन जी हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर बाघ इतनी ऊंचाई पर टॉर्च की रोशनी में नहीं चढ़ते। अब उनका रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह पेड़ की शाखाओं के बीच कुत्ते की तरह बैठी थी। एंडरसन जी ने सावधानी पूर्वक निशाना साधा और गोली चलाई। बाघिन के जमीन पर गिरने से जोरदार आवाज हुई, फिर खांसी की आवाज आई और सन्नाटा छा गया। वे तालाब के किनारे किनारे चलते रहे, झाड़ियों में टॉर्च की रोशनी डालते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। एंडरसन जी जानते थे कि उनकी गोली सन्यासी को लगी है। थोड़ी देर विश्राम के बाद उन्होंने सुबह लौटने का फैसला किया। वे वापस गांव और उस जगह गए जहां उन्होंने कार छोड़ी थी, जो चारे से 1 मील दूर थी। तुमकुर में हल्का भोजन किया, कड़क चाय पी और तंबाकू का सेवन किया, इस उम्मीद में कि सुबह बाघिन को ढूंढ पाएंगे। भोर होते ही एंडरसन जी गांव वापस आ गए और पिछली रात के सहायक को साथ लेकर जल्द ही टैंक बंद पर पहुंच गए। उन्होंने ढलान वाली जमीन से सावधानी पूर्वक नीचे उतरकर उस अकेले बरगद के पेड़ की तलहटी तक पहुंचे, जहां बाघिन बैठी थी जब गोली चली थी। पेड़ से गिरने पर जानवर के जमीन पर गिरने से फैले खून ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। चारों ओर देखा तो लगभग 1 वर्ग इंच क्षेत्रफल का हड्डी का टुकड़ा मिला, जिसमें उनकी 405 बुलेट का एक अंश धंसा हुआ था। पेड़ के तने पर बने नुकीले पंजों के निशानों ने बताया कि बाघिन ने अपने भारी वजन को खींचकर पेड़ पर चढ़कर शाखा तक कैसे पहुंचा। एंडरसन जी का साथी फुर्ती से उसी जगह चढ़ा और शाखा में खून की कुछ बूंदें पाई। फिर वे खून के निशानों का सावधानी से पीछा करने लगे। जल्द ही स्पष्ट हुआ कि बाघिन के सिर पर चोट लगी थी और वह बुरी तरह घायल थी। खून के निशान टेढ़े मेढ़े दिशाहीन रूप से एक संकरे घेरे में घूम रहे थे और कई बार एक दूसरे को काट रहे थे। बाघिन स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। शायद उसकी आंखों में चकाचौंध थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कर रही है या कहां जा रही है। जमे हुए खून के बड़े गड्ढे दिखाई देते रहे। अंततः वे उस जगह पहुंचे जहां बाघिन गिरी थी, या रात के कुछ हिस्से तक जमीन पर रही। लगभग 10 फुट व्यास का पूरा क्षेत्र खून से लाल था। सुबह के शुरुआती घंटों में खून बहना लगभग बंद हो गया और केवल इक्का दुक्का बूंदें ही उस टेढ़े मेढ़े रास्ते का निशान छोड़ रही थी, जो झाड़ियों में गायब हो गया था। एंडरसन जी और उनके साथी ने झाड़ियों के इस क्षेत्र को घेरना शुरू किया, लगभग 200 गज लंबाई तक, लेकिन किसी भी दिशा में खून का कोई निशान नहीं मिला। बाघिन स्पष्ट रूप से घनी झाड़ियों के भीतर थी। खून की आखिरी बूंद से संकेत मिला कि बाघिन झाड़ियों में घुसी थी। लौटकर एंडरसन जी और उनका साथी व्यवस्थित रूप से उस क्षेत्र को खोजना शुरू किया। पत्थर फेंकते रहे, लेकिन केवल सन्नाटा और खामोशी का ही सामना हुआ। वे झाड़ियों की पट्टी के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। बाघिन को प्रकट करने की उम्मीद में एंडरसन जी ने लैंटाना पर कुल 5 गोलियां चलाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पट्टी के 3/4 हिस्से पर 12 फीट ऊंचा एक छोटा पेड़ दिखाई दिया। उनका साथी चुपके से उस पर चढ़ा, तभी अचानक बाघिन एक दहाड़ के साथ बाहर निकली और उस पर हमला कर दिया। साथी डर से चीख पड़ा। एंडरसन जी ने लगभग 20 गज की दूरी से 3 गोलियां चलाकर उसे लैंटाना की झाड़ियों में गिरा दिया। अंततः वह साधु मर गया। एंडरसन जी ने अनुमान लगाया कि बाघिन बूढ़ी थी और उसके दांत कुंद हो चुके थे। शायद उम्र ने उसे मनुष्य के निकट आसान शिकार की तलाश के लिए मजबूर किया था। भूख और बुढ़ापा उसके उग्र और हिंसक स्वभाव का कारण थे, लेकिन साहस की कमी और मनुष्य के प्रति जन्मजात घृणा ने उसे आदमखोर बनने से रोका। पिछली रात एंडरसन जी की गोली उसकी नाक की हड्डी पर लगी थी, लेकिन काफी ऊपर। हड्डी का टुकड़ा निकाल लिया गया, लेकिन सिर में इतनी गहराई तक वार नहीं किया गया कि वह मर जाए। टुकड़ा उछलकर दूर गिर गया, इसलिए संभव था कि इतनी अधिक मात्रा में खून बहने के बावजूद बूढ़ी सन्यासी ठीक हो जाती, अगर उसने पेड़ पर चढ़ते समय साथी पर हमला कर खुद को उजागर ना किया होता।
तो दोस्तों, इस तरह एंडरसन जी ने उस खतरनाक जानवर का अंत कर दिया। और अब चलते चलते मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं हमारे उन प्यारे लिसनर्स का जो हर कहानी पर इतना शानदार प्यार देते हैं। आज उन प्यारे लिसनर के नाम मैं इस चैनल पर लेने जा रहा हूं, जो इस प्रकार हैं। पहले हैं सोनाली पवार जी, सरयू प्रजापति जी झारखंड से, सूर्यकांत पाटिल जी टैभुनी महाराष्ट्र से, सुरेश वाट जी यश जी इटली से, सुभाष चंद्र साहू जी अमरीश छेदा जी मुंबई से, सावित्री देवी जी सबारता बरारी जी पश्चिम बंगाल से, उमेश कुमार गुप्ता जी, मेहंदी हसन जी, चंद्र प्रकाश जी इटावा से, क्लिफ्टन चैनल वाले भाई धनंजय सिन्हा जी, एच पर्सन जी, वैद्य चेतन जी, राशिद अली जी, जितेंद्र सक्सेना जी, बेली मजागिर भाई, हुसबोर जी, हैदर जी लंदन से, रौफ मलिक जी लंदन से, प्रमोद यादव जी लखनऊ से, अमजद खान जी, डॉक्टर सुधीर बख्शी जी हजारीबाग झारखंड से, और रजनीश कुमार जी। दोस्तों, आप सभी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आपका सपोर्ट इस चैनल की असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची जंगल कथाएं और रोमांचक शिकारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई कहानी अपलोड होते ही सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक एक लाइक और छोटा सा कमेंट हमें अगली कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और याद रखिए, कहानी भले यहां खत्म हुई हो, लेकिन जंगलों के रहस्य और रोमांच अभी भी बाकी हैं। इसलिए जुड़े रहिए स्टोरी शॉर्ट के साथ। जल्द ही मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और आप सभी को शुभ रात्रि।